जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो जिस तरह नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए फ्लूइड जो है वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को मेंटेन करें। जब भी हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमिक या ऑस्मो रिसेप्टर या वेस्कुलर वेजो रिसेप्टर है, वो क्या करते हैं, जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस है वो आपका मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को, ताकि जो आपका सप्लाई है ब्लड का स्किन को वो मेंटेन रखे, टेम्परेचर रेगुलेशन को। ठीक है। जब भी कभी एक्सरसाइज करते हैं इंडिविजुअल तो हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें एलिमिनेट करनी है फ्रॉम द बॉडी, ताकि अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो हीट प्रोड्यूस होती है तो हमें उसको मेंटेन करना है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके। और वो कैसे हो सकता है कि आप उसको रेगुलेट टेम्परेचर पे फ्लूइड जो है वो दें। अगर तो फ्लूइड डेफिसिट हो गई है किसी भी तरह की, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये क्या करेगी, आपकी एक्सरसाइज की जो भी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगी। ठीक है। जो बॉडी है वो मेंटेन करती है प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे थर्मो रेगुलेशन में ये प्रोसेस होता है कि वो जो है आपका इंटरनल कोर टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन करते हैं। ठीक है। जब कभी हीट जनरेट होती है, मसल्स जो है वो हीट जनरेट करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये ट्रांसफर होती है थ्रू ब्लड और जाती है बॉडी कोर तक। ठीक है। जिसकी वजह से कोर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ इंक्रीज कर जाता है, और जो है वो ओवरऑल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एलिवेट कर जाता है। जब कभी कूल टू मॉडरेट एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एनवायरनमेंट को बाय कन्वेंशन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। ये मेथड है जिनके थ्रू जो बॉडी है वो अपना जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे और थर्मो रेगुलेशन पे। एम्बिएंट टेम्परेचर होता है एयर का टेम्परेचर, जब वो वार्म और हॉट होता है तो जो हीट है वो बॉडी से डिसिपेट करती है फ्रॉम एक्सरसाइज। और जो हीट अब्जॉर्ब है वो इन्वायरमेंट के, एक तो डिसिपेट कर रहा होता है इन्वायरमेंट को बॉडी टेम्परेचर थ्रू, जब भी वो हीट को डिसिपेट कर रहा होता है, और दूसरा जो इन्वायरमेंट का हॉट इन्वायरमेंट है उससे भी हीट को जो है वो अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब ये चीज होती है तो फिर क्या करती है बॉडी, वो रिलाई करती है इवेपोरेशन ऑफ स्वेट की। ठीक है। थ्रू स्वेटिंग जो है वो इवेपोरेशन करती है ताकि वो मेंटेन कर सके बॉडी टेम्परेचर को। और इस टाइम हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना इज अ क्रूशियल स्टेप। ठीक है। जब एयर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होटर इन्वायरमेंट में जो है स्वेटिंग इंक्रीज कर जाती है, उसके थ्रू जो बॉडी है हीट डिसिपेट करती है इन्वायरमेंट में। जो एक्सरसाइज है वो इफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑल्टर करती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है, ल्यूकोसाइट और साइटोकाइन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और इसका जो क्रिटिकल थ्रेश होल्ड है कब इंक्रीज करती है, जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो की रेट से जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये सब चीजें कॉज करती हैं हमारे पास हीट स्ट्रोक। जो ह्यूमिडिटी है वो भी इफेक्ट करती है बॉडी की एबिलिटी को, वो किस तरह डिसिपेट करिए हीट को टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो जो इवेपोरेटिंग रेट है थ्रू स्वेट वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम स्वेट के थ्रू हीट को ड्रिप कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट में वो डिक्रीज कर जाता है। और इन दोनों इफेक्ट की वजह से अगर हॉट ह्यूमन इन्वायरमेंट है तो लार्ज मेटाबॉलिक इफेक्ट आ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर देता है और इंश्योर करता है कि प्रॉपर और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक हो, ताकि वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। अब हम फ्लूइड बैलेंस किस तरह करते हैं, जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है वो हम रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि वो यूरिन आउटपुट को जो है वो रिड्यूस कर देता है और सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो भी रिड्यूस कर देता है। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, ये हमारे थर्स्ट मैकेनिज्म को इनहेंस करती हैं और हम और वाटर जो है वो इनटेक करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है उसको फुलफिल कर सके। इस चीज के लिए हमारे पास जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है वो है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन या रेनिन एंजियोटेंसिन
टू एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे पास ड्यूरिंग हाइपरटेंशन भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है किडनी जो है हमारी बॉडी में, वो वाटर को और सोडियम को रिटेन करती है। ठीक है, और थर्स्ट मैकेनिज्म इंक्रीज करती है, जिसके नतीजे में जो हार्मोन्स हैं वो हमारी ऑस्मोलैलिटी, सोडियम कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है उसको मेंटेन करती है। जब भी वाटर लॉस हो रहा होता है थ्रू द कोर्स ऑफ डे ड्यूरिंग स्वेटिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जीआईटी ट्रैक से या किडनी के थ्रू, उस लॉस को हमने फुलफिल करना होता है। ठीक है, स्वेटिंग से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है और ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज कर जाती है। जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, वो अंडर हार्मोनल कंडीशन और कंट्रोल जो है रेगुलेट करती है वाटर और सोडियम की एक्सक्रीशन को। जब बॉडी हॉट इन्वायरमेंट में होती है तो जो हार्मोनल एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए। उसमें से एक एडजस्टमेंट ये है कि जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है, और वो क्या करता है वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है और हम जो हमारी बॉडी में वाटर है उसको मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये हमारे थर्स्ट मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ जो एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और उनसे कहता है कि वो रीअब्सॉर्ब करें, रिजॉर्प्शन करें सोडियम की। ठीक है, ताकि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे। अब ये जो दोनों एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे थर्स्ट मैकेनिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और इन सिचुएशन में जो वाटर लॉसेस हुई होती हैं ड्यूरिंग एक्यूट कंडीशन, जो कि ये एथलेटिक कंडीशन और कंपटीशन है, जो थर्स्ट रिस्पॉन्स है वो डिले हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकदम से बॉडी को जो है वो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म है वो डिले हो सकता है। तो इस डिले होने की वजह से जो है समटाइम्स जो है वो एथलीट्स को जो है वो फील नहीं होती थर्स्ट, और फ्लूइड लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। 1.5 से 2 लीटर जो फ्लूइड लॉस है बिफोर थर्स्ट मैकेनिज्म किक्स इन, वाटर लॉस जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वो इनफ है। ठीक है, इतना अगर आपका लॉस हो गया है तो बॉडी टेम्परेचर एलिवेट कर जाएगा और थर्स्ट भी नहीं अभी फील होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि एथलीट्स को चाहिए कि अगर वो इस चीज का वेट करें कि उन्हें प्यास लगे तो पानी पिए, वो उससे पहले ही अपनी बॉडी में जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करके रखें। जो डेली फ्लूइड इनटेक है स्टेंटिंग इंडिविजुअल्स की तो बॉडी साइज पे, फिजिकल एक्टिविटी पे और एनवायरमेंटल कंडीशन पे इफेक्ट बेस कर रही होती है, लेकिन हमारे जो ट्रेनर्स हैं, एथलीट पर्सन है, उनकी वर्क और ट्रेनिंग पे और उनकी स्पोर्ट पे भी डिपेंड कर रही है। जो मेल है उन्हें 3.7 लीटर पर डे रिक्वायरमेंट है, और जो फीमेल है उनकी 2.7 लीटर पर डे है, जिसमें से 20% वो फ्रूट वेजिटेबल से पूरा करते हैं और बाकी 80% जो है वो ड्रिंक से, वाटर से, कॉफी, टी, बेवरेजेस से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर रहे होते हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल वर्क करता है, ट्रेनिंग करता है वार्म इन्वायरमेंट में, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लीटर पर डे इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैवी ट्रेनिंग्स में जितना मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं उस पर भी हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो यूरिया प्रोड्यूस होता है फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उसको भी हमें बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 लीटर पर डे इंक्रीज कर जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, डिफरेंट एसोसिएशंस ने मिलके फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो गाइडलाइन जो है वो डिजाइन की है। या आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा 24/2, इसमें उन्होंने बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज जो है वो रिक्वायरमेंट दी हुई है वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्पेसिफिकली सोडियम की। बिफोर एक्सरसाइज जो है वो 400 to 600 ml वाटर जो है, और स्पॉट ड्रिंक जो है वो 2 to 3 आवर बिफोर ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो रेकमेंड है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो 150 to 350 ml होना चाहिए आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, और जो आफ्टर एक्सरसाइज है वो 25 to 50% मोर देन होना चाहिए जितना आपका वेट लॉस हुआ है। ठीक है, आफ्टर 4 to 6 आवर्स, तो वो अप्रोक्सीमेटली 450 to 675 ml होता है, लेकिन इट कैन बी वेरी। ठीक है, जितना वेट लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट को वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में हमारे पास सबसे पहले आती है सोडियम। जो सोडियम है वो 0.5 to 0.7 ग्राम पर लीटर होना चाहिए
in activity longer than 1 hour to enhance palatability and the drive to drink and to reduce the risk of hyponatremia and minimize risk of muscle cramping। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए सोडियम इम्पोर्टेंट है। अब पैलेटेबिलिटी का मतलब है दो तरह से ले सकते हैं, एक तो आप सिंपल वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई फ्लेवर आपको रिक्वायर होता है। जब कभी आप अभी आप फास्टिंग में भी देख लें कि आप सिंपल वाटर कंज्यूम करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अगर आपने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया है उसमें, ठीक है। दूसरा, सोडियम क्या करता है, आपको पता है कि इंटेस्टाइन की पैलेटेबिलिटी इंक्रीज करता है। इंटेस्टाइन की पैलेटेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि वो सोडियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है। कैसे? क्यों? जो आप ग्लूकोज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे होते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि हमारे पास सोडियम भी हो, ठीक है। तो जो क्यों? क्योंकि जो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है हमारे पास एसजीपीटी, जो एसजीएलटी हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टर, तो जितनी सोडियम अब्जॉर्ब होगा तो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा और उसके साथ वाटर अब्जॉर्ब होगा। तो ये जो सोडियम है ये पैलेटेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। सोडियम जो है वो हम रिप्लेस करते हैं रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस में और प्लेन वाटर के साथ, ताकि हम उसकी अगर कोई भी एक्सरसाइज लास्टिंग देन 2 आवर्स है तो हम सोडियम ऐड करते हैं फ्लूइड में ताकि हम प्रिवेंट कर सके हाइपोनेट्रीमिया को। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? लो लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ वाटर देंगे तो ब्लड डिल्यूट कर जाएगा और सोडियम मजीद डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम ब्लड का इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो सोडियम लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा और हमारा जो थर्स्ट मैकेनिज्म है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लूइड और सोडियम दोनों जरूरी हैं थर्स्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। जो वाटर की टेम्परेरी हाइपरहाइड्रेशन जरूरी है विद साल्ट्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो हमारी क्रैम्प्स हो रहे होते हैं मसल्स के उनको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे वाटर सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है ये क्या करता है? मूव करता है रैपिडली अक्रॉस पेरोक्सिमल इंटेस्टाइन की। मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जो 4 to 5 आवर की लास्टिंग हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज होती है उनमें जो सोडियम है उसको हम वाटर की फ्लूइड्स की पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और फ्लूइड की अपटेक के लिए फ्रॉम इंटेस्टाइन जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सोडियम जरूरी है और जब सोडियम अब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। Water replacement in the absence of supplemental sodium can be lead to decreased plasma sodium concentration, और अगर प्लाज्मा सोडियम लेवल बिलो 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो वो फिर आपको लेथार्जी, कंफ्यूजन, सीजर, अनकॉन्शियसनेस जैसे सिम्टम्स देगी, ठीक है। जो एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोनेट्रीमिया है वो फ्लूइड ओवरलोडिंग की वजह से होती है और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की वजह से। तो जो हाइपोनेट्रीमिया एसोसिएटेड इंडिविजुअल होते हैं उनको प्लेन वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उनको कोई ना कोई साथ सोल्यूट में सोडियम ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट इज पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो मेजर इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है कि इंट्रासेलुलर होता है। सोडियम और क्लोराइड के साथ मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए और हार्ट के लिए भी पोटाशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसको भी एल्डोस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करता है और अगर एल्डोस्टेरोन जो है स्वेट ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है कि वो रिसॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज करे, लेकिन वो पोटाशियम पे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर पोटाशियम लॉस हो गया स्केलेटल मसल से तो ये फटीग कॉज करेगा और देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ पोटाशियम थ्रू स्वेट। लॉस ऑफ 32 to 48 मिली इक्विवेलेंट पर डे डज नॉट अपीयर टू बी सिग्निफिकेंट एंड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय डाइट। जो फ्लूइड अब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड कर रही होती है अमाउंट, टाइप, टेम्परेचर और ऑस्मोलैलिटी ऑफ फ्लूइड के जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट क्या है, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो एक्टिवली अब्जॉर्ब हो रहा होता है इंटेस्टाइन में, तो उसके लिए हमें बोथ वाटर और सोडियम जो है वो इंक्रीज अब्जॉर्प्शन जरूरी है। A carbohydrate electrolyte solution enhance changes capacity, elevating blood sugar, maintaining high rates of carbohydrate oxidation, preventing central fatigue and reducing perceived exertion. Early studies indicate that water absorption is maximized when luminal glucose concentration ranges from 1 to 3%. However, most bodies contain 2 to 3 times this quantity without causing adverse GI symptoms. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डिटरमिन करते हैं कि किसी भी स्पोर्ट ड्रिंक में कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना सोडियम होगा, कितना फ्लूइड होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कप है
टू 40 ग्राम है, उसमें आपने कितना कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है। तो अगर 1 कप है तो उसमें आप 6% जो है वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक जो है 6% कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हो, जो कि 14 to 16 ग्राम बनता है 1 टेबल स्पून अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेफर है, क्योंकि एक तो वो हमारा कोल्ड टेम्परेचर है उसे जल्दी डिक्रीज करता है, दूसरा ये हमारा स्वेट रेट डिक्रीज करता है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और गैस्ट्रिक एम्प्टी को भी स्पीड अप करता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी में लेस देन 60 मिनट, उनके लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कंपेयर टू अडल्ट जल्दी डिहाइड्रेशन जो है वो फेस करते हैं और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी जल्दी एलिवेट कर जाता है। ठीक है, तो उनको भी आफ्टर 20 मिनट जो है वो ड्रिंक जो है वो फ्रूट जो है वो इंटेक करते रहना चाहिए। थंब रूल क्या है कि जो 10 ईयर या उससे छोटे का इंडिविजुअल है तो वो फील थर्स्टी जो है जब उनको थर्स्ट फील हो तो उससे एडिशनल हाफ ग्लास जो है वो फ्रूट का कंज्यूम करें। और इसी तरह जो अडल्ट हैं हमारे पास, जो अडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए भी यही गाइडलाइन है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिविजुअल या चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो ओल्डर एथलीट्स हैं उनका थर्स्ट मैकेनिज्म जो है रिस्पॉन्स वो डिक्रीज हो जाता है और उनकी डिहाइड्रेशन जो है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो उन इंडिविजुअल में आप क्या करते हो कि उनको भी आप वाटर की कंजम्पशन आफ्टर 15 to 20 मिनट्स करते रहते हो ताकि बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा जो वुमेन है उनमें भी इंटरवल जो एक्सरसाइज का है वो भी ज्यादा है कंपेयर टू मेन। ठीक है, तो उनमें भी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है फॉर पैलेटेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। जो हाई एल्टीट्यूड एथलीट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक तो हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारा बॉडी का क्या कहते हैं उसको, एयर ड्राई होती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वाटर की रिटेंशन डिक्रीज होती है और सोडियम भी डिक्रीज कर जाता है। दूसरा, एट हाई एल्टीट्यूड जो हमारा रेस्पिरेटरी लोड है वो इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि आपके जो लंग्स है उन्हें ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और ताकि वो हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है ताकि हम रेड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके और हमारा प्लाज्मा और ब्लड वॉल्यूम जो है उन्हें मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज अल्कोहल जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। प्योर अल्कोहल आपको पता है 7 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देती है। ठीक है, और मोर लाइकली ये फैट की तरह ही मेटाबोलाइज होती है। For alcohol to be used by muscle, it must first be metabolized in the liver. Alcohol consumption immediately before or during exercise has a detrimental effect on athletic performance, even though by reducing feeling of insecurity, tension, and discomfort. It may cause athlete to believe that he or she is performing better. Some athletes incorrectly believe that because alcohol contains carbohydrate, they can load up on beer to improve their performance. Perpetual motor performance, gross motor skill, balance, and coordination are affected by alcohol consumption. Alcohol may cause reduced glucose secretion from the liver, which may lead to hypoglycemia and early fatigue during endurance exercise. अल्कोहल में भी क्योंकि जो है वो फिर अल्कोहल में जो कीटोन बॉडीज है उनको यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में चले जाते हैं, जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होता। Alcohol may also be a contributing factor to hypothermia if consumed during exercise in cold weather. Alcohol should not be used to replace food immediately after exercise because of its diuretic effect and adverse effect on blood glucose and glycogen level. Chronic alcohol use causes the loss of many nutrients important for performance and health, including thiamine, B6, and calcium. नेक्स्ट इज कैफीन। कैफीन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी इंड्योरेंस परफॉर्मेंस को एपरेंटली बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एनहांस मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड thus converts glycogen store. Caffeine may also affect directly muscle contractility, possibly by facilitating calcium transport. It could reduce fatigue as well as by reducing plasma potassium accumulation, which contribute to fatigue.
Probably some ergogenic effect occur at doses of 6.5 mg per kg of body weight when taken before endurance exercise. However, caffeine does not seem to offer any benefit before high intensity exercise because of the potential. क्यों? क्योंकि high पे हमें seconds में काम हो जाता है. Because of potential ergogenic effect, caffeine is banned by the International Olympic Committee. Although the banned level is much higher than the needed to enhance performance. An energy enhancing effect is seen with only 1.5 to 3 mg of caffeine per pound. For a 150-pound man, this is equivalent to only 1 10-ounce cup of coffee. As fluid replacement beverages, tea, iced tea, coffee, cola, caffeinated water, and some of the new caffeine-containing energy drink are poor choices because of their diuretic effect and variable carbohydrate content. अगर डायूरेटिक इफेक्ट अगर आप कैफीन कंज्यूम कर लेंगे, इसका एक एडवांस इफेक्ट ये भी है कि आपको ऑब्वियसली यूरिन फील होगा. तो अगर उस केस में फिर आप किस तरह अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकेंगे, आपका सारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो रहा होगा. The diuretic action of caffeine would have negative consequences for athletes with excessive water need or for those participating in longer distance events who do not want to have to urinate during event. As a restricted drug by the IOC, caffeine is considered a doping agent if the intake results in urine amoeba concentrated of more than 12 mg per liter. अगर जब डोप टेस्ट करते हैं और 12 mg पर लीटर से ज्यादा आ जाएगी कैफीन का कंटेंट ब्लड में, तो वो फिर उस एथलीट को बैन कर देंगे. आज के लिए इतना ही.